Welcome again, all the students of class 10. We are going for discussion the rest topic of chapter 4, impact of globalization on agriculture. इसमें बच्चों हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर पर पड़ा, हमारे फार्मर्स पर पड़ा, क्या इससे उनको बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वाइज। Globalization is not a new phenomenon. It was there at the time in clo- colonization. बच्चों, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये हमारे लिए कोई एक नई बात नहीं है। ठीक है, यह उस समय से चला आ रहा है जब जब कोलोनाइजेशन हो रहा था, यानी कि लोग व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, वहाँ रह रहे थे, कंटिन्यू रहकर व्यापार कर रहे थे। उसी समय से यह चला आ रहा है। इन द 19th century, when European traders came to India, at that time too, India Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. बच्चों, ग्लोबलाइजेशन में उस समय और ज़्यादा तेज़ी आया जब खास करके जो 19th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स यानी कि यूरोपियन व्यापारी हमारे इंडिया में आए। उस समय हमारे इंडिया के जो स्पाइसेस थे यानी कि मसाले थे, इनका बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते थे। दूसरे कंट्रीज़ में इतने अच्छे स्पाइसेस, इतने टेस्टी स्पाइसेस का प्रोडक्शन नहीं होता था, जिस वजह से डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, जिस वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए जो हमारे साउथ इंडियन फार्मर्स थे वो इसे बड़े उत्साह के साथ क्या करते थे, उगाते थे, ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाए। ठीक उसी तरह यह आज भी हमारे कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, जो हमारे कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। आज भी इनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्स ऑफ इंडिया attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. साथ ही साथ जब ब्रिटिश पीरियड हमारे इंडिया में था तो उस समय ऐसे रीजन जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, वह ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश ट्रेडर्स को बहुत ही अट्रैक्टिव की प्रभावित किया, जिस वजह से वे इंडियन कॉटन को यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगे। वे अपने यहाँ के जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ था उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए, जिस वजह से हमारे फार्मर्स को शुरुआत में बहुत बेनिफिट हुआ। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल flourished due to the availability a good quality cotton from India, और जिस वजह से ब्रिटेन का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, खास करके जो मैनचेस्टर में और लिवरपूल में था, ये बहुत ही तेज़ी से डेवलप किया।
इसके पीछे कारण था कि जो हमारे इंडियन कॉटन रॉ मटेरियल जो इस इंडस्ट्री को मिलता था उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता था, ठीक है, जिस वजह से मैनचेस्टर और लिवरपूल के जो कॉटन क्लोथ्स थे उसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ा और प्रोडक्शन वहाँ पे प्रोडक्शन रेट भी बढ़ने लगा, ठीक है। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। आप चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके होंगे जो बिहार में 1970 में शुरू हुआ था। This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry which were located in Britain. They were unable to grow food grains to sustain their families. बच्चों, ये जो चंपारण मूवमेंट 1970 में शुरुआत हुआ था, इसके शुरुआत होने का एक प्रमुख कारण यह था कि वहाँ के फार्मर्स को ना ज़बरदस्ती करके, ठीक है, जो इंडिगो यानी कि नील, इंडिगो मीन्स नील, नील की खेती करने के लिए, इंडिगो की खेती करने के लिए उनको बहुत ही फोर्स किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, बहुत ही परेशान किया जाता था, ठीक है। और जो ब्रिटिश है वो ऐसा क्यों करते थे? ब्रिटिश ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए जो इंडिगो था बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल था, ठीक है। इसी के लिए उनके द्वारा बिहार के, ठीक है, जो फार्मर्स थे उन पर प्रेशर डाला जाता था, ठीक है, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए ही कहा जाता था। यहाँ के फार्मर्स उसके अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि उन फार्मर्स को ब्रिटिश रूल के द्वारा यह अनुमति नहीं दी जाती थी कि वह अपने जीवन जीने के लिए भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कर सके और वो पूरी तरह से भोजन के लिए अंग्रेजों पर डिपेंड हो गए थे, ठीक है। अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. अब ग्लोबलाइजेशन के कारण खास करके 1990 के बाद जो हमारे इंडियन फार्मर थे ये बहुत ही तरह से प्रभावित हुए, इनको बहुत सारे नए चैलेंजेस इनके सामने आए। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural product are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidies agriculture in those countries. अब 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे इंडियन फार्मर्स को यह प्रॉब्लम आने लगा कि हमारे यहाँ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट और स्पाइसेस का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होने की वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड अब घटने लगा। ऐसा इसलिए होने लगा कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनके कॉस्ट ज़्यादा होने लगे और हमसे कई गुना कम कीमत पर दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्शन उनको मिलने लगे इंटरनेशनल मार्केट में, जिस वजह से हमारे सामान की बिक्री कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के एग्रीकल्चर को बहुत तरह के सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे यहाँ कम होता है। इसी वजह से हमारे यहाँ का सामान कॉस्टली होता है और इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी कंट्री की अपेक्षा कॉस्टली होता है और इसका डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। टिश्यूज कल्चर और टिक क्लोन, यहाँ पे देखिए किस तरह से टिश्यू कल्चर को डेवलप किया जा रहा है और नए
प्लांट्स को डेवलप किए जा रहे हैं। ये सब आज के बदलते टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होता है कि नए उन्नत किस्म के प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और इनका प्लांटेशन होता है। टुडे इंडियन फार्म Today, Indian agriculture finds itself at the crossroads to make agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. The Green Revolution promised much, but today it's under controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers, and vanishing biodiversities. The keyword today is gene revolution, which includes genetic engineering. बच्चों, आज हमारे भारतीय जो किसान हैं, इंडियन फार्मर्स हैं, इन्होंने एक बेहतर तरीका ढूंढा है। आज ये एग्रीकल्चर को सही तरीके से करने के लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में कॉस्ट भी कम पड़ता है और प्रोडक्शन अच्छे होते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उस पर किसी तरह का बैड इफेक्ट नहीं होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा प्रॉमिस किया था, ठीक है, वैसा आज देखने को नहीं मिल रहा है। आज ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फैसिलिटीज़ मिली थी उसका एक्सेसिव यूज होने की वजह से क्या हुआ कि आज के समय में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना हमारे फार्मर्स को करना पड़ रहा है, जैसे कि सब्सिडीज़ पे केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड हुआ, ट्यूबवेल्स लगाए गए, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ कि इनका एक्सेसिव यूज हो गया और आज के समय में ये हमारे फार्मर्स को इजीली प्रोवाइड नहीं हो रहा है, जो कि एक चैलेंज के रूप में सामने आ गया है। हमारे फार्मर्स, ठीक है, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। इससे किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ नहीं होता है। आजकल हमें एक वर्ड सुनने को मिल रहा है जिसका नाम है जीन रिवॉल्यूशन। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी जो शब्द है ये हमें सुनने को मिलता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है हम जान लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स। बच्चों, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या एक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम जो न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं सीड्स के उसे डेवलप करते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट या उससे अधिक, ठीक है, जो सीड्स हैं उनके जेनेटिक सेल्स को कंबाइन करके एक डेवलप हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स का फॉर्मेशन किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है।
कैन यू नेम ऑफ एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज फास्टली इन इंडिया? क्या आप किसी भी ऐसे सीड्स का नाम बता सकते हैं जो कि जीन मॉडिफाइड हैं और उसका बड़े पैमाने पर इंडिया में क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है? Problems associated with heavy pesticides uses were weedicide recognized in development of developing countries। ठीक है, और आपको वो प्रॉब्लम्स जो हैवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखने को मिल रहा है, डेवलप कंट्री को देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। In fact, organic farming is vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides. Hence, it does not affect environment in a negative manner। बच्चों, आज जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है और हमारे इंडियन फार्मर्स भी इस ओर विशेष रूप से इंटरेस्टेड होकर वर्क कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है। इससे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता था, जैसे सॉइल सैलिनिटी हो जाती थी, उसमें जो हार्मफुल केमिकल से वो मिल जाते थे, जिससे सैलिनिटी आ जाता था सॉइल में। ठीक है, और डिफरेंट जो हमारे जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे प्लांट्स या इंसेक्ट के वैनिश होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव एग्रीकल्चर पर पड़ता था, जो कि अब बहुत हद तक कंट्रोल होने लगा है। A new economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holding that grow smaller and smaller as the population rises। India's rural population is about 600 million, which depends upon 250 million approximately hectares of agricultural land and average of less than half of hectare per person। आज के कुछ जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनका फ्यूचर अंधकार में है अगर वो कंटिन्यू फूड ग्रेन ही उगाते रहे तो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। आज हमारे रूरल एरियाज में मैक्सिमम अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 600 मिलियन पीपल रहते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड कितना है, 250 मिलियन हेक्टेयर। अगर हिसाब किया जाए तो अगर एवरेज का निकाला जाए तो 1 पर्सन पर हाफ से भी कम हेक्टेयर क्रॉप फील्ड पड़ता है। ठीक है, जिस वजह से जो वे लोग हैं वे उस लैंड में उतने फूड ग्रेन को प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं जिससे सालों भर उनका जीविका चल सके। ठीक है, उनको भोजन मिल सके। ये जो लास्ट हमारा टॉपिक है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।